जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है गाइज आपके लिए। आप सभी को पता है कि यो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप का जो हमारा पेपर भरा गया था लास्ट ईयर में, तो उसकी डेट हमारी आ चुकी है। और आप सभी को पता होगा, बहुत तेज़ी से खबर फैली है कि जो हमारा पेपर है, यानी कि जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, वो हमारा एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है। ठीक है, किस में? जनवरी में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोगों को क्या चाहिए कि अपनी तैयारी में ना इस तरीके से हम लोगों को जुड़ जाना है। कब है गाइज? जनवरी में आपका हमारा एग्ज़ाम वो होने वाला है। ठीक है, कलर मैं इसका कर लेता हूँ ब्लैक, ऐसे मुझे समझ में आएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब उसी क्रम में मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ यहाँ पे। उसी क्रम में मैं आपके यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ जो हमारा हिंदी है। ठीक है, देखो आपको हिंदी आएगी। आप सभी को पता है हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। हिंदी आने वाली है, और जी हमारे यहाँ पे रीजनिंग आने वाली है, मैथ्स आने वाला है, फिजिक्स आने वाला है। ठीक है, ये हमारे 4 सब्जेक्ट यहाँ पे आने वाले हैं। हमें चारों ही सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी को पता है 400 नंबर का हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, और हमें यहाँ पे कम से कम 300 प्लस नंबर चाहिए होंगे, तब तो हमारे यहाँ पे नंबर आएगा। क्योंकि हमारी जो वैकेंसीज़ हैं वो लगभग 2600 वैकेंसी यहाँ पे हो जाती हैं, क्योंकि हमारे हेड ऑपरेटर्स में लगभग 876 शायद मतलब ऐसे ही 860 प्लस हैं। 1374 हमारी उसमें हो जाती हैं, और जो जितनी बची, ठीक है, वो हमारी वर्कशॉप में हमारी वैकेंसी वो हो जाती हैं। तो आप सभी को यहाँ पे चाहिए होगा कि अपनी जो तैयारी है ना उसको एकदम सॉलिड मेथड दें। तो मैं आपके लिए क्या करूँगा कि एक चैप्टर आपके लिए हिंदी का डेली ख़त्म करूँगा। ठीक है, डेली डेली मतलब डेली, कि उसमें कोई भी हम मजाक नहीं करेंगे। एक चैप्टर आपका रोज़ ख़त्म करूँगा मैं। तो लगभग हमारा 20 दिन लगेंगे हिंदी को पूरा ख़त्म करने में। ठीक है, बस आप लोग यहाँ पे पूरा साथ बनाए रखना, और बस हम धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म करते चले जाएंगे। ठीक है, तो वर्णमाला से हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। देखिए, हिंदी का जो पूरा सिलेबस है वो मैं आपके सामने कल को रख दूंगा। सिलेबस मैंने लिख रखा है। ठीक है, आपने डाउनलोड भी करके रखा होगा। तो बिल्कुल क्रम वाइज हम उसमें चलेंगे, सारी चीज़ हम उसमें अब पढ़ने वाले। चलिए दोस्तों, तो ठीक है, हम देखिए जो यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं, वर्णमाला से हम शुरू करेंगे। वर्णमाला में हम क्या शुरू करने वाले हैं? वर्णमाला में एक दृष्टि में ये वर्ण हमारी तालिका हो जाती है। अच्छा, वर्णमाला के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे हमारी ABCD होती है ना, इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट होती हैं, वैसे यहाँ पर हमारी वर्णमाला होती है। वहाँ पर हमारा वोबल और कॉन्सोनेंट होते हैं, यहाँ पर हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं। बस अगर आपको ये पता चलेगा स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, हमारी पूरी की पूरी वर्णमाला यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारी वर्णमाला है वो हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला जो हमारा भाग यहाँ पे हो जाता है वो हो जाता है स्वर वाला, जिसमें हम सारे के सारे स्वर यानी कि वोबल को रखेंगे। दूसरा भाग हमारा व्यंजन का हो जाता है, जिसमें हम सारे के सारे व्यंजन को रखेंगे। ठीक है, अब इसमें जो व्यंजन है वो हमारे काफ़ी प्रकार के इसके अंतर्गत हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे स्वर हैं वो केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ह्रस्व स्वर, एक होते हैं दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में ना बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, ह्रस्व, और ये केवल ऐसा कम टाइम भी लगता है, और ये जो होते हैं ये किसी के मेल से बने हुए नहीं होते, ये सिंगल होते हैं। जैसे ए होता है, ठीक है, ए होता है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है, री री होता है, एंड यहाँ पे ये हमारे 4 जो होते हैं वो यहाँ पे ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें छोटे ही आएंगे सारे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है, और री री। तो इसमें 4 हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। अब जैसे हमारा दीर्घ स्वर में क्या होगा? देखो, दीर्घ में मिल करके बनेगा, होगा स्वर ही। देखो, ए प्लस ए, जब ये दोनों के दोनों हमारे मिल जाते हैं, तब जो हमारे यहाँ पर बनता है वो बनता है बड़ा आ। ठीक है, तो ये हमारा जो ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। तो ऐसे जो हमारे पास स्वर होते हैं वो होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। देखो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो 3 तो वही हो गए जो ह्रस्व स्वर में है, उनको बड़ा कर दो बस। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। फिर यहाँ पर ए सा एडी, आई सा ऐनक, ओ सा ओखली, औ सा और, इनको ले लो। ठीक है, जो बचे उनको ले लो। तो हमारे यहाँ पर क्या हो गए? जो जो हमारे 4 ह्रस्व स्वर हो गए, और 7 हमारे यहाँ पर दीर्घ स्वर हो गए। अब जो व्यंजन है, व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? देखो, स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, आगत आगत व्यंजन होते हैं, और संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या आपको याद होनी चाहिए। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये होते हैं 27। कितने होते हैं? ये 27 हमारे यहाँ पर स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब ये देखो, यो आपको होते तो वैसे 25 हैं, ये है ना, पूरा का पूरा कै वर्ग, पूरा का पूरा हमारा टै वर्ग, चै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, ये हमारे इसमें स्पर्श व्यंजन होते हैं। लेकिन इसमें ना ये उत्क्षिप्त व्यंजन भी जोड़ रहा है। ये जो हमारे अणय और ढय होते हैं ना, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हो गए? 27 हो गए। ऐसे हमारे अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं, यानी कि ये रे ले वे, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं।
उसके बाद बात करते हैं तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में हमारी ऊष्मा ज्यादा लगती है, ठीक है, हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, उसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखो ये हुआ ज एंड फ, आप इसको फै नहीं पढ़ोगे, फ पढ़ोगे, फ, ठीक है। तो ज एंड फ ये हमारे आगत व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं, 4। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जो 2 वर्डों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हमारा 6 छत्रियां हैं, है ना, तो ये किस किस से मिलकर के बनेगा, कै प्लस से, तो इससे मिलकर के हमारा ये क्या बन जाएगा, क्षत्रिय बन जाएगा। तो कै, त्रय, ज्ञ और श्रय ये हम सभी विस्तार से भी पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछे कि स्वर की संख्या कितनी है तो आप लोग बता देंगे सर 11 होती है। अगर आपसे पूछे व्यंजनों की संख्या कितनी है तो सर 41 यानी कि 41 होती है, ये आप यहाँ पे बता देंगे। टोटल मिला के हमारे व्यंजन जो वर्ण है वो कितने हो गए, तो 52 हमारे यहाँ पे वर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखोगे। चलिए तो उसके बाद देखिए बात करते हैं आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, अब हिंदी वर्णमाला का अगर हम जो हम यहाँ पे जो पूर्वावलोकन करें तो उसमें हमें क्या मिलता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे हम उसे हम स्वर बोलते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये मैंने आपको पीछे अभी भी बताया था। इसका उल्टा कर दो, दीर्घ स्वर जो किसी की सहायता से बोले जाते हैं, है ना, जो ह्रस्व स्वरों की सहायता से अधिक समय लगता है उनको बोलने में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर, उनको हम यहाँ पे बोल देते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद ह्रस्व स्वर देख लेते हैं। सर ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था, हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं 4, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटे ई, छोटा ऊ और री, तो 4 होते हैं, चारों को याद रखिएगा। ह्रस्व स्वर को ही हम यहाँ पे मूल स्वर बोलते हैं, तो हमारे जो ह्रस्व स्वर होते हैं वही हमारे मूल स्वर भी कहे जाते हैं। तो याद रखिएगा ह्रस्व स्वर मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था सर दीर्घ स्वर क्या होते हैं, तो सर दीर्घ स्वर जो होते हैं वो मैंने आपको बताया था सर 7 होते हैं। पहले तो आप 3 वो जो ह्रस्व स्वर थे उनके बड़ा रूप ले लो, बड़ा आ, बड़ी और बड़ा ऊ, ठीक है, ये हो गए। फिर ऐसा एडी आइसनक ओसोकली औसौरक, ये जो बचे हमारे, मैंने बताया था ना आपको कि 11 होते हैं हमारे, क्या 11 होते हैं हमारे स्वर। अब 4 तो उनमें से ह्रस्व स्वर हो गए, जो बाकी बचे के 7 बचे वो हमारे क्या बचे भाई, दीर्घ स्वर ही बचेंगे वो तो, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो। बात समझ में आई आपको। चलो उसके बाद अगर देखें तो दीर्घ संधि स्वर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फंसता है। दीर्घ संधि स्वर जो होते हैं, दीर्घ का मतलब होता है सर बड़े से बड़ा, मतलब उसमें बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आएगा, है ना। तो जो हमारा दीर्घ संधि स्वर होता है, देखो जैसे यहाँ पे आ गया बड़ा आ गई, बड़ी ई आ गई, बड़ा ओ आ गया, ये क्या हो गए हमारे दीर्घ संधि स्वर यहाँ पे हो जाते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ठीक है। तो ये हो गए दीर्घ संधि स्वर। जैसे ह्रस्व स्वर में छोटे छोटे आ रहे थे ना, छोटा, छोटी एन, छोटा ऊ, अब उनका जस्ट अपोजिट कर दो आप, बिल्कुल बड़ा बड़ा कर दो, उनको हम दीर्घ संधि स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक। उसके बाद अगर बात करते हैं सर संयुक्त स्वर क्या होता है, तो संयुक्त स्वर हमारा ऐसे स्वर होते हैं, संयुक्त का मतलब होता है देखो जो जुड़ करके बनते हैं, है ना, जैसे ए ओ मतलब ए आई ओ औ, ये हमारे क्या हो गए संयुक्त स्वर यहाँ पे हो जाते हैं। तो संयुक्त स्वर भी हमारे यहाँ पे 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 हमारे होते हैं, ठीक। तो ए ओ, बस आप इतना याद रखना ए ओ, ठीक है। संयुक्त स्वर में आप क्या याद रखोगे, ए ओ याद रख लेना, बस आपको यहाँ पे याद हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए सर आगे आता है सर आगत स्वर क्या होता है। आगत स्वर देखिए वे स्वर होते हैं जैसे आ, आगत में क्या आ रही है, आ रही है ना, तो बस आगत में एक ही स्वर आता है आ, आगत में आ रहा है तो वही स्वर हमारा हो गया। बस उसके ऊपर आप अर्ध चंद्र बिंदु लगा देना। याद रखिएगा ये पूरा चंद्र बिंदु नहीं होता, ये अर्ध चंद्र बिंदु होता है, तो आप इसके ऊपर आप आ लगा देना, चंद्र बिंदु लगा देना आधा वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करते हैं कि अग्र स्वर क्या होता है। तो अग्र स्वर के बारे में आपको बताऊं, वे स्वर जो हमारे मुंह के अगले हिस्से से बोले जाते हैं उनको हम अग्र स्वर बोलते हैं। वे स्वर जो हमारे पीछे से आवाज निकलते हैं, पक्ष पीछे से, वो हम पक्ष स्वर होते हैं, और जो बीच में से आवाज निकलती है हमारे मुंह से वो उनको बोलते हैं मध्य स्वर, ठीक है। अब इनको आप याद कैसे करोगे, तो देखो अग्र स्वर के अंदर वे स्वर आते हैं। अच्छा आप लोग कहीं भी जाओ, कुछ भी किसी भी एटीएम की लाइन में लग जाओ, ठीक है, लेडीज फर्स्ट, स्कूल में जाओ लेडीज फर्स्ट, मतलब कहीं भी जाओ लेडीज फर्स्ट हमेशा हर जगह होता है ना, तो आप यहाँ पर भी लेडीज फर्स्ट रख दो, यानी कि जो हमारे स्वर हैं उनमें जो लेडी लेडी वाले हैं उनको आप सबसे पहले रख दो, जैसे छोटी, बड़ी, ए आई, है ना। तो ये जो हमारे यहाँ पर हो जाती हैं 4, ये 4 बहनें हो जाती हैं स्वरों में, तो ये आप लेडीज फर्स्ट रखोगे ना, तो लेडीज फर्स्ट हमारी लेडीज हमने पहले कर दी। अब ऐसा तो नहीं है जब अगर आपने लेडीज आगे करी है तो आप
बच्चों को बीच में करोगे ना, बच्चों को कहाँ करोगे, बीच में। तो हमारा एक ही बच्चा है मध्य स्वर के अंदर, वो आ जाता है छोटा, एक ही बच्चा हो जाता है बीच में जो हमने खड़ा करा है। उसके बाद पीछे कौन कौन खड़ा होगा, पीछे जो बचे वो सारे खड़े हो जाएंगे। जैसे बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आऊ, आ, ये सब कहाँ हो जाएंगे, पीछे खड़े हो जाएंगे। ये हो गए हमारे पास स्वर। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो हमारे अगर स्वर आपको याद हो गए होंगे, लेडीज फर्स्ट, बीच में बच्चे खड़े कर दो, और बाकी जो बचे, बड़ा आ बची है ना, बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ बचा, ओ बचा, ओखली बचा, आ बचा, ये हमारे पीछे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम देखिए बात करते हैं समृत स्वर क्या होते हैं, है ना, समृत स्वर क्या होते हैं। तो समृत स्वर हमारे जो आते हैं, देखो समृत स्वर में आप लोग एक याद रखना, संग, क्या याद रखना आप, संग याद रखना। संग से कैसे कि जो हस्बैंड वाइफ है, जैसे छोटी वाइफ होगी तो छोटा ही उसका हस्बैंड होगा, बड़ी वाइफ होगी तो बड़ा ही उसका वाइफ होगी। जैसे घर में नहीं होता, छोटे बेटे के लिए छोटी बहू आती है, बड़ी बेटे के लिए बड़ी बहू आती है ना, यही तो होता है। तो अगर ये छोटी बहू है ना, ध्यान से देखो, अगर ये छोटी बहू है ना, क्या हो रहा है, देखो अगर ये हमारी छोटी बहू है, ये जो हमारी ई है, अगर ये छोटी बहू है तो इसके लिए छोटा क्या होगा, छोटा बेटा, बड़ी बहू के लिए बड़ा बेटा। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो, कैसे, तो छोटी बड़ी, छोटा ई के लिए बड़ा बेटा। ठीक है, तो छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ये क्या हो गया हमारे समृत स्वर। मतलब इसमें आप ऐसे रख सकते हो, हस्बैंड वाइफ वाला जोड़ा समृत मतलब संग रहेगा। ठीक, समृत स्वर के बाद आता है अर्ध समृत स्वर। क्या आता है फिर हमारे यहाँ पे, अर्ध समृत स्वर। ठीक है, समृत स्वर के बाद क्या आता है, अर्ध समृत स्वर आता है एओ। क्या आता है यहाँ पर भी, एओ याद रखिएगा, क्या याद रखोगे आप, एओ यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, पश्च स्वर हो गए हमारे, अर्ध समृत स्वर यहाँ पे। ठीक है, अर्ध समृत स्वर हो गया, फिर आता है विव्रत। विव्रत में हमारा जो होता है बड़ा आ एंड ए से मतलब आई से इनक हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखो अर्ध विव्रत आते हैं। तो अर्ध विव्रत में हम जो हमारे अर्ध समृत वाले थे ना, एक तो उनको रख दो आप उठा करके, है ना, देखो ए से एडी रख दो एंड ओ से ओकली रख दो, ये हो गया। और छोटा और बड़ा ये हमारे क्या हो जाते हैं, अर्ध विव्रत हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे लिए कुल व्यंजनों की संख्या होती है 41, यानी कि 41 व्यंजनों की संख्या होती है। उसके बाद बात करते हैं तो मूल व्यंजन कितने होते हैं सर, मूल व्यंजन होते हैं 33 होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25, यानी कि सारे के सारे जितने हमारे 5 वर्ग होते हैं, और हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, सबके 5 गुणा 5 से कर दोगे, तो जैसे यहाँ 5 गुणा 5 से करोगे आपके सामने 25 यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक, उच्छिप्त व्यंजन हमारे पास 2 होते हैं, मैंने आपको बताया था, हमारे अण और ढह जो होता है ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, यह लेव है। ऊष्म व्यंजन हमारे पास भी 4 होते हैं, तीनों से लगा दो आप, ठीक है, और है लगा दो, ये हमारे क्या हो जाते ऊष्म व्यंजन। उसके बाद आगत स्वर की बात करते हैं। तो आगत स्वर जो होता है हमारे पास आ होता है, क्या होता है, आ होता है, याद रखेंगे आप। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी हमारे पास 4 होती है, कौन कौन से, क्षय, त्रय, ज्ञ एंड श्रय। तो क्षय में हमारा कै और से आ जाता है। जब मैं कै और से को देखो, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो छिए है वो किसके बाद में आता है, तो वो कै के बाद में आता है, ये आपसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है। त्रय की बात करते हो, त्रय और रै मिल करके त्रय बना देते हैं। जय एंड वै मिल करके ज्ञ बना देते हैं, और से और रै मिल करके श्रय बना देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो कै वर्ग में कौन कौन आते हैं, कै ख गै घ ये कै वर्ग हो गया हमारा। च वर्ग में हमारा च छ जय जय वह हो गया, ये तो सब आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखो हम यहाँ पे अगर बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है
सारे के सारे मैंने वर्ग यहाँ पे देख ली पै वर्ग तक, पै वर्ग में हमारे 25 यहाँ पे टोटल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हर वर्ग में 5 हैं और 5 हमारे पास लाइन है, तो कितने हो गए टोटल मिला करके 25। अगर मैं इसमें 2 वर्ड और जोड़ दूंगा जो मेरे उच्छिप्त हैं, तो टोटल मिला करके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 27 यानी कि 27। ठीक। अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताया था, अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, य रे ले वे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन वे होते हैं हमारे तीनों से मिला दो और है मिला दो, ऊष्म व्यंजन होते हैं। आगत स्वर की बात करते हैं तो ज एंड फे जो होते हैं हमारे आगत स्वर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगत व्यंजन होते हैं, सॉरी ये आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ज एंड फे। और आगत स्वर कौन होता है, आगत स्वर होता है आ। ठीक है, आ के ऊपर चंद्र बिंदु जब आप लगा अर्ध चंद्र बिंदु लगा देते हो तो वो आगत स्वर हो जाता है। उसके बाद आता है सर संयुक्त व्यंजन क्या होता है, तो संयुक्त व्यंजन में छह त्रय ज्ञ श्रय अभी हमने देखा था। अर्ध स्वर की बात करते हैं तो अर्ध स्वर होते हैं हमारे पास य व, कौन होते हैं, य व यव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, यह हमारा अर्ध स्वर होता है और एक व हमारा अर्ध स्वर होता है। ठीक। उसके बाद लुंठित व्यंजन की बात करते हैं तो लुंठित व्यंजन होता है र, जिसमें हमारी जो जीभ है ना, वो बार बार मतलब कांपती है, वाइब्रेट करती है, उसको हम लुंठित बोलते हैं। ऐसे ही हमारा पार्श्विक आ जाता है, पार्श्विक व्यंजन में हम ल को काउंट करते हैं, पार्श्विक व्यंजन ल, पार्श्विक व्यंजन ल होता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ऊष्म संघर्षी पूछ ले या ऊष्म व्यंजन पूछ ले, आएगा तीनों से और है ही। ठीक। तो उच्छिप्त व्यंजन में मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अण और ढ जो होते हैं दोनों मिलकर के हमारे उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अघोष व्यंजन क्या होते हैं, अब देखो हम अघोष और सघोष पे जाते हैं। अघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं, अभी डेफिनेशन बताऊंगा। देखो अघोष व्यंजन में हम याद रखना अघोष प्लस महाप्राण, ध्यान रखना अघोष प्लस महाप्राण दोनों एक से ही होते हैं ये। ठीक है, कोई अंतर नहीं होता इनमें, अघोष और महाप्राण दोनों एक से ही होते हैं। मैं इसको तो थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो अघोष और महाप्राण, ठीक है, महाप्राण दोनों एक से ही होते हैं। क्यों एक से होते हैं सर, जैसे अघोष व्यंजन जो होता है वो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण से मिलकर पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। ठीक है, महाप्राण में क्या होता है सर, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ये क्या होते हैं हमारे महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो अघोष में भी दो ही वर्ण आते हैं, प्रथम और द्वितीय, महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है। ठीक है, अच्छा अब और क्या सेम है सर अघोष में, अघोष में सर हमारे तीनों से अघोष में भी आते हैं और तीनों से महाप्राण में भी आते हैं। बस फर्क क्या है, अघोष में हम फै को लिखते हैं और महाप्राण में हम है को लिखते हैं, बस ये अंतर हो जाता है अघोष में और महाप्राण में, दोनों एक से होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें भी हमारे दो ही लेटर आते हैं, पहला और दूसरा, इसमें हमारा दूसरा एंड चौथा। ठीक है, ये आप याद रखना, आपको बहुत काम आएगा। ऐसे ही मैंने ऐसे याद करके रखा हुआ है, तो आपके इसलिए ऐसे ये काम में आएगा। सघोष की बात करो तो देखो जो सघोष होता है ना, क्या होता है, जो सघोष होता है वो बिल्कुल अल्प प्राण की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, अल्प प्राण की तरह बिहेव करता है। कैसे सर, सघोष में क्या होता है सर, सघोष में हमने देखा कि तीसरा, चौथा एंड पांचवा, ये तीन वर्ण आते हैं, है ना। और अल्प प्राण में कौन कौन, 1, 3 और 5 आते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, सघोष में 3, 4, 5 और अल्प प्राण में 1, 3, 5। अच्छा इनमें क्या क्या कॉमन है सर, सघोष में हमारे अंतस्थ व्यंजन सारे आते हैं, यानी कि यह भी आता है, रे भी आता है, ले भी आता है, वह भी आता है। ठीक, अल्प प्राण में भी हमारे ये चारों आते हैं, यह, रे, ले, वे। ठीक है, ये हो गए। अच्छा सर सघोष में क्या फालतू आता है सर, और सघोष में जो मेरा फालतू आता है सर, तीनों तो सॉरी यहाँ पर मेरा क्या क्या फालतू आता है, एक तो है फालतू आ जाता है ना, वह के बाद में है लिखना मैं भूल गया, सॉरी, है। ठीक, उसके बाद जो आता है सर इसमें एक तो उच्छिप्त व्यंजन जोड़ दो आप, अड़ा और ढे, और एक जय जोड़ दो, ये हमारे सघोष में फालतू हो गए 3 लेटर। सघोष में क्या हो गए, 3 लेटर फालतू हो गए, यह बात यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक, अल्प प्राण में कौन कौन से फालतू हो गए सर, अगर मैं अल्प प्राण की बात करूं तो सर इसमें कौन कौन से फालतू हो गए, तो देखो अल्प प्राण की अगर मैं बात करता हूं, अब ये हटेगा नहीं क्या, देखो अब अल्प प्राण की अगर बात करें तो अल्प प्राण में कौन कौन से फालतू हो गए। ठीक है, तो अल्प प्राण में कोई फालतू नहीं होता, बस ये ही याद रखना है आपको। सघोष में बस ये आपको 4 व्यंजन है जो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। देखो अब मैं देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको मैं, है ना, सब चीजें जो जो यहाँ पे हमने लिखी थी वो सारी लिखी हुई दिखा देता हूँ। देखो सघोष व्यंजन क्या होता है, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण तथा
अणय, ढय, जय, य, रे, ले, वे, है, ये हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं, याद रखिएगा। अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा अल्पप्राण होता है, याद रखिएगा। य, रे, ले, वे इसमें हमें शामिल करना पड़ेगा। बात समझ में आई? चलिए महाप्राण की बात करते हैं सर। महाप्राण मैंने आपको बता दिया, दूसरा और चौथा, और हमारा तीनों से और है आ जाता है मिल करके। बस इतना आसान है आपको याद करना है, ठीक है। कोई मतलब कुछ तोफ नहीं है याद करने के लिए। चैप्टर खत्म हो ही जाएगा हमारा, मुश्किल से हमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा चैप्टर खत्म करने में। अब देखो नासिक के व्यंजन के बारे में बात करते हैं। नासिक के व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनकी आवाज हमारी नाक से निकल करके आती है ना। जैसे इसमें आपको एक तो तीनों अड़े लेने हैं, और एक को न सा आ रहा है ना, न से, तो न से न भी ले लो और मैं भी ले लो, नम, है ना, दोनों ले लो, न और मैं। और तीनों अड़े ले लो, अड़े, ये वाला अड़े ले लो, ये वाला अड़े ले लो, और वह ले लो, ठीक है। एक बात मैं दोबारा ढंग से लिख के दिखाता हूँ। देखो आपको इसमें क्या क्या लेना है, एक तो इसमें आपको न लेना पड़ेगा, ठीक है। एक आपको उसमें मैं लेना पड़ेगा, एक आपको उसमें अण लेना पड़ेगा, एक आपको उसमें ये वाला अण लेना पड़ेगा, एक आपको उसमें ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे 5 यहाँ पे हो जाते हैं, ये नासिक के व्यंजन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नासिक के व्यंजन हो जाते हैं, ठीक। अगर मैं उसके बाद बात करता हूँ कंठ्य व्यंजन के बारे में। कंठ्य वर्ण क्या होते हैं? कंठ्य वर्ण देखो, कंठ वो होते हैं जो हमारे कंठ से आवाज निकालें, है ना, कंठ से आवाज निकालें। तो कंठ से आवाज निकालने में एक तो पूरा का पूरा कै वर्ग याद रखिएगा, पूरा का पूरा कै वर्ग। और इसमें आप एक वर्ड फालतू याद रखना, है जो होता है वो कंठ में यूज होता है और सघोष में, ठीक। और कंठ्य वर्ण में हमारा तीनों ए याद रखने हैं, ए, आ और ये, ठीक है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे कंठ्य में। बात समझ में आई? तो कंठ्य बात समझ में आ गया आपको, पूरा का पूरा कै वर्ग है और तीनों ए, ठीक। चलो कंठ्य के बाद आएगा सर हमारा तालव्य। तो तालव्य में आपको याद रखना पड़ेगा पूरा का पूरा चय वर्ग, ठीक है। तालव्य में पूरा का पूरा चय वर्ग, और आपको यस याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? यस। जैसे तो मैंने लिखा तय, आ, ले, वे, ये तालव्य, है ना। तो पूरा का पूरा चय वर्ग याद रख लो, चय, छह, जय, झ, वे याद रख लिया। अब देखो हमको यहाँ पे ना तालव्य में यह दिख रहा होगा, तो यह याद रखो और स याद रखो, दोनों के दोनों तालव्य से बोले जाते हैं यश। कैसे याद रखोगे? यश, क्योंकि तालव्य में यह आ रहा है तो यह से यश कर दो बस उसको, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक हो गई याद करने की। मूर्धन्य में, मूर्धन्य जो होता है हमारा, मूर्धन्य में कुछ भी ज्यादा है, मूर्धन्य में पूरा का पूरा टैवर याद रखना है और बस एक वर्ड याद रखना है, पेचरा से। तो इससे आगे याद नहीं रखना, बस आपको एक 3 जगह याद रखना है। तो कंठ में याद रखना पड़ेगा तीनों ए और है, तालव्य में याद रखना पड़ेगा यश, और मूर्धन्य में याद रखना पड़ेगा पेचरा से। अब दंत्य व्यंजन की बात करते हैं। दंत्य व्यंजन में कुछ नहीं है, पूरा का पूरा तय वर्ग। ओष्ठ्य व्यंजन में पूरा का पूरा पै वर्ग, बस हो गया। अच्छा दंतोष्ठ्य में, दंतोष्ठ्य में बस व याद रखना पड़ेगा आपको। दंतोष्ठ्य में व हमारा अर्धस्वर भी होता है ना अर्धस्वर। अभी मैंने आपको बताया था कि अर्धस्वर हमारे 2 होते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद देखो अयोगवा क्या होता है सर। अयोगवा हमारा अनुस्वार और विसर्ग जो होता है उसको हम अयोगवा बोलते हैं, आपको पता होगा। अब देखो है से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि स्पर्श रहित व्यंजन कौन सा है तो है। अगर आपसे पूछा कि काकल्य ध्वनि व्यंजन कौन सा है तो वो है। अगर आपसे पूछता है निम्नलिखित में से स्वर यंत्रमुखी कौन सा व्यंजन है तो है। अगर आपसे पूछता है घोष ध्वनि कौन सी तो है। अगर आपसे पूछता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन सा तो है। तो है से ये काफी सारे क्वेश्चन आपके सामने बन करके आ जाते हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे आप थोड़ी सी चीज, एक चीज याद रखोगे बस। कंठ से हमारा क्या क्या बोला जाता है स्वरों में। तो कंठ से जो हमारा बोला जाता है तो ह्रस्व स्वर होता है छोटा, ठीक है, और बड़ा। बात समझ में आ गई, छोटा और बड़ा हमारा बोला जाता है। तालु से छोटी और बड़ी बोली जाती है, ठीक। और मूर्धा से हमारा रीरी बोला जाता है। तो बस ये रीरी से बहुत क्वेश्चन आता है, ऋषि से कि जो मूर्धा से है हमारा कौन सा स्वर बोला जाता है तो ऋषि बोला जाता है। क्वेश्चन हमारा यहाँ से आता है कंठ तालव्य से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। तो कंठ तालव्य से हमारे स्वर बोले जाते हैं ए से एडी आई से ऐनक, ठीक है। ए से एडी आई से ऐनक हमारे कंठ तालव्य से ये बोले जाते हैं। और ओष्ठ्य से तो ओ, ओष्ठ्य तो पहले आ रहा ना इसमें ओ, तो ओ वाले इसमें बोले जाएंगे, ठीक। तो इसमें आपको इतना याद रखना है बस। अब देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सर भाषा की सार्थक इकाई क्या है तो वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। और वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है तो उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? उपवाक्य होती है। उपवाक्य से भी छोटी इकाई क्या होती है तो पदबंध होती है। और पदबंध से छोटी इकाई होती है सर हमारी पद। पदबंध से छोटी इकाई पद होती है, और पद से भी छोटी इकाई होती है अक्षर।
और अक्षर से भी छोटी इकाई होती है ध्वनि। तो ये क्रम याद रखना, ध्वनि या वर्ण, वर्ण से मिलकर के बनता है अक्षर, अक्षर से मिलकर के बनता है पद, पद से मिलकर बनता है पदबंध, पदबंध से मिलकर बनता है उपाक्य, उपाक्य से मिलकर बनता है वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे। अच्छा सर, आप एक बात याद रखना, अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है। देखो ये अक्षर है और वर्ण, तो अक्षर और वर्ण में आपको इतना सा अंतर याद रखना है। जैसे मैंने आपको एक वर्ड दिया राम, अब राम में रा और मैं ये तो हो जाते हैं हमारे अक्षर, और रे आ मैं ए ये हमारे वर्ण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वर्ण। बस इतना आपको याद रखना है। अब बस आप बहुत करीब पहुंच चुके हो, एक्सरसाइज आपने खत्म कर लिया, ऐसे समझ लो पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। अब जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। बीएड के क्वेश्चन है 2005 में पूछे गए थे। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? तो सर वर्ण कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद बताओ। तो उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद होते हैं दो। अच्छा, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को हम कहते हैं मात्रा। क्या बोलते हैं? मात्रा। ठीक है, जो हमारा समय लगता है। टै वर्ग से संबंधित व्यंजन बताएं। तो टै वर्ग से संबंधित व्यंजन हमारा अणय यहाँ पे हो जाता है। कौन हो जाता है? अणय। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा? अणय यहाँ पर हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए उसके बाद देखिए बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाती है वर्ण। ठीक है, कंठ्य ध्वनि कौन कौन सी है? तो कंठ्य ध्वनि मैंने आपको क्या बताया था? पूरा का पूरा कै वर्ग है और जोड़ लेना, और छोटा आ, बड़ा और ए वाला विसर्ग वाला है। ठीक है, मूर्धन्य में आपको पेचरा से याद रखना था, और अणय ये मूर्धन्य में पूरा का पूरा हमारा टै वर्ग आ जाता था। अल्प प्राण में हमको 1 3 5 याद रखना था, और पूरा का पूरा कै वर्ग याद रखना था। नासिक में आपको न और मैं याद रखने थे, और तीनों अण याद रखने थे। ए और एनक ये वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इनको हम कंठ था, देखो बन गया ना क्वेश्चन, कंठ तालव्य, रेलवे के एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, कंठ तालव्य। अयोग्य सबको पता होता है, अंग और अह जो होते हैं अयोग्य होते हैं। किस शब्द में द्वित व्यंजन है? तो द्वित व्यंजन डबल द। मान ली जिस शब्द में दो बार एक व्यंजन आ जाए तो उसे द्वित व्यंजन बोलते हैं। बड़ा से और है ये क्या होते हैं? कौन से व्यंजन? उसमें संघर्षी व्यंजन ये हमारे कहलाते हैं। जब तीनों से मिल जाएं और एक पेच रस मिल जाता है तो हम उसे उसमें संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि कौन सा घोष वर्ण है। तो मैं यहाँ पर हमारा घोष वर्ण हो जाता है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52। ठीक है, अगला देखिए, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। और अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण हमारा स होता है। स मान ली महाप्राण हमारा अघोष वर्ण होता है। ठीक है, देखिए कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान कंठ्य होता है। मैंने बताया था ना कि पूरा का पूरा कै वर्ग जाएगा, तो कै वर्ग में तो घ होता है। कै कै घ घ। संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है? संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं सर 4, छ त्र ज्ञ और स। ठीक है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए उसके बाद देखिए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है? ठीक है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ज्ञ ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज और व। ठीक है, इनसे मिलकर के बना है। हिंदी शब्दकोश में छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो कै के बाद। देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो छह छत्रे होता है वो किसके बाद में आता है उसका, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा किसके बाद में आता है। चलिए अगला देखिए, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या होता है? जिसके उच्चारण में श्वास लेने में अधिक समय लगता है उसे महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखिए बात करते हैं हम। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है।
जिनका उच्चारण स्थान ऊपर के दांतों पर जीभ के लगाने से होता है उसे बोलते हैं दंत्य, यानी कि जीभ हमारे दांतों पर लगती है। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो तीनों से और है मिलकर के हमारा ऊष्म व्यंजन बनाते हैं। ठीक है, अगला देखिए कि श्व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो श्व ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो तालु यानी कि तालव्य हो जाता है, और जो अणय का उच्चारण स्थान नासिक्य हो जाता है। अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को, यानी कि जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं उनको हम अयोगवाह कहते हैं। बात समझ में आई सब? चलिए, अर्धस्वर क्या होता है सर? अर्धस्वर होते हैं य र ल व, बताया था मैंने आपको, अर्धस्वर य र ल व होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? य र ल व अर्धस्वर भी होते हैं, इनको हम य र ल व को अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? और ट वर्ग में मूर्धन्य वाले व्यंजन यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए सर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अयोगवा कहा जाता है तो विसर्ग अनुस्वार को हम अयोगवा कहते हैं। छह वर्ण किसके योग से बना है? तो कै और सै के। दंत्य वर्ण क्या होता है? तय होता है। हिंदी शब्दकोश में अंग और अह वर्ण, देखो अब यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आया है। देखो ये पता कितना इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है कि सर जो अंग होता है ना हिंदी वर्णमाला में वो ऐसे भी पहले आता है। ठीक है, यानी कि जो अंग होता है जिसके ऊपर अनुस्वार लगा होता है ये अ वर्ण से भी पहले आता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बात याद रखनी है। देखो अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ना कि समृद्ध अर्ध समृद्ध ये विवृत सब क्या होता है। आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि ओष्ठ के आधार पर क्या होता है, जो हम बांटते हैं स्वरों को दो प्रकार में बांटते हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी में हमारा जिसको बोलते समय हमारा मुंह पूरा का पूरा गोल हो जाए उसको बोलते हैं व्रतमुखी, और जिसको बोलते समय हमारा जो मुंह है वो गोलाकार ना हो उसे बोलते हैं अव्रतमुखी। तो जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ आऊ और आ ये हमारे व्रतमुखी होते हैं, और छोटा बड़ा ई छोटी बड़ी ए आई ये हमारे होते हैं अव्रतमुखी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो ये बात आपको समझ में आएगी, मात्रा की परिभाषा और ये सब मैंने आपको बता दिया स्थान के आधार पर जो हमारे वर्ण होते हैं, है ना, क्या वर्ग में क्या क्या होता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, थोड़ी सी छोटी सी चीज़ है बस, कहाँ कहाँ नहीं, ज़्यादा नहीं। देखो कुछ यहाँ पे ये हो जाता है, जैसे विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? ऐसा ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? 20 बताई गई है। अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? तो सर ये कोमा जो होता है अल्प विराम का चिन्ह होता है। अर्ध विराम का चिन्ह क्या होता है? अगर एक बिंदु लगा दो और उसके नीचे कोमा तो उसको बोलते हैं अर्ध विराम। हंस पद का दूसरा नाम क्या होता है? त्रुटि विराम, जिसको हम बोलते हैं ना सेंटेंस के बीच में ये वाला साइन लगा देते हैं, है ना, ये वाला साइन, तो इसको हम बोलते हैं अर्ध विराम, सॉरी त्रुटि त्रुटि विराम। राम कहाँ जा रहा है? कहाँ आ गया ना बीच में तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का चिन्ह करते हैं। उपविराम का चिन्ह क्या होता है? तो देखो जब हम एक सेंटेंस चल रहा है उसके बीच में विसर्ग लगा दें तो इसे बोलते हैं उपविराम। क्या बोलते हैं? उपविराम इसे हम बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में? चलिए, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो अल्प विराम का सबसे सर्वाधिक यहाँ पे होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन को ज्यों का त्यों हमें कहना होता है उस समय हम यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का यूज करते हैं। ठीक है सर, चलिए आगे बात करते हैं। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह कौन सा होता है? तो हम जीरो जो होता है संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए उसका यूज करते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, संकेत दिखाने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, तो अब हम इसका यूज कर लेते हैं इक्वल टू का। लोप की बात करते हैं तो जब हम लोप का यूज करते हैं तो वो डैश डैश करके यूज करते हैं। तो जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो तो हम यहाँ पे लोप जो होता है उसका यूज यहाँ पे करते हैं। ठीक, अच्छा, कामता प्रसाद गुरु ने चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। अल्प विराम की बात करते हैं तो अल्प विराम कोमा को बोलते हैं। अर्ध विराम एक बिंदु और कोमा। पूर्ण विराम एक डंडा पूरा। प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क। आश्चर्य तो हे भगवान ये वाला विस्मयादि बोधक। निर्देशक चिन्ह डैश लगा देते हैं। कोष्टक सारे ब्रैकेट। अवतरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमास वाला। उपविराम तो मैंने बताया था उपविराम क्या होता है? सेंटेंस के बीच में दो बिंदु विसर्ग वाला उपविराम होता है। विवरण चिन्ह देना हो तो किसी बात के भी आगे लगा के ये वाला साइन लगा दो तो इसका मतलब बात अभी कंटिन्यू करनी है, विवरण चिन्ह है ये। पुनरुक्ति सूचक तो ये वाला जो है ये पुनरुक्ति सूचक है, मतलब यहाँ पे जो है वो पुनरुक्ति यानी कि दोबारा आया है। ओके, उसके बाद लाघव चिन्ह, लाघव का मतलब होता है ये कुछ ना कहना, और लोप चिन्ह मैंने बता दिया। पाद चिन्ह का मतलब होता है एक डैश, ये पाद चिन्ह होता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है? ये होता है जिसकी हमें बहुत देर तक आवाज भी, जैसे ओम में हम इसका यूज करते हैं ओम, है ना। हंसपद
त्रुटि वाला होता है, मैंने आपको बता दिया था, जो त्रुटि होती है उसको हम अंश पद बोलते हैं। ये और बाकी हमारे यहाँ पे कुछ भी ज़रूरी नहीं है। और जब विकल्प सूचक चिन्ह ये वाला जो होता है, तिरछी रेखा जो होती है, उसको विकल्प सूचक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बस आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, पूरा चैप्टर ख़त्म किया है गाइस, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है। ठीक है, चलिए।